दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे स्टोरी द ओल्ड मैन एट द ब्रिज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अ वेरी पॉपुलर राइटर फ्रॉम अमेरिका। तो देखो, ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1899 में और डेथ 1961 में हुई। ठीक है। अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट, यानी शॉर्ट स्टोरी और नोवेल इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ में मिला है, 1954 में, और पुलित्ज़र प्राइज़ 1953 में मिला था। ठीक है। ये अपनी आइसबर्ग थ्योरी के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। एक्चुअल में इनकी स्टोरीज़ में, इनकी नोवेल में आपको एक चीज़ मिलेगी कि आइसबर्ग थ्योरी क्या है? आइसबर्ग होता क्या है? बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा। समुद्रों में जो बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, उसका एक्चुअल में बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जो पानी के ऊपर दिखाई देता है हमको, बहुत छोटा सा हिस्सा। बाकी मेजर बड़ा हिस्सा पूरा पानी के पीछे छुपा होता है। ठीक है। वो टाइटैनिक मूवी देखी हो किसी ने, टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना हो, तो वो जो टकराता है तो वो ऐसे ही एक आइसबर्ग से टकराता है जो ऊपर से बहुत कम नजर आता है, परंतु उसका नीचे का पोर्शन बहुत बड़ा होता है। तो आइसबर्ग थ्योरी में क्या होता है, राइटर ने एक्चुअल में ये अपनी स्टोरीज में, नॉवेल्स में करते क्या है, ऊपर हल्की हल्की चीजों को बताते हैं, हिंट देते हैं। वो रीडर को खुद ही समझना पड़ता है कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि वो हिंट भी ऐसे देते हैं, वो उनकी राइटिंग स्टाइल ही ऐसी है कि उस हिंट से हमको पता लग जाता है कि बात क्या कही जा रही है, परंतु वो पूरी बात नहीं लिखेंगे। वो सिर्फ ऊपर का आइस का जो टुकड़ा होता है, आइसबर्ग का जो टुकड़ा होता है ना, वो टुकड़ा ही बताएंगे हमको, और नीचे की पूरी जो कहानी होगी ना, वो पूरा जो सीन होगा ना, वो हमको समझना होगा। तो ये इनकी स्टाइल थी लिखने की। इनके फेमस नॉवेल्स है द सन ऑल्सो राइजेज, अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर हुम द बेल टॉल्स, है ना, और द ओल्ड मैन इन द सी, एक नॉवल आया है, छोटा नॉवल। ओल्ड मैन बहुत पॉपुलर पढ़ता है, ओल्ड मैन इन द सी, जरूर पढ़ना लाइफ में कभी ना कभी तो। ठीक है। तो ये ऑथर के बारे में थोड़ा सा हो गया। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी पे। छोटी सी स्टोरी है, फटाफट इसको खत्म करते हैं हम लोग। तो देखो, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ओल्ड मैन कहाँ पे? ब्रिज पर है भाई, पुल पर। तो देखो, इसमें क्या है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे खुद अपनी डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे क्या था, उस वक्त जर्नलिस्ट था। एक्चुअल में हो क्या रहा था उस वक्त, स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था स्पेन में। गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था। और उस दौरान ये क्या थे, एक न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए जर्नलिस्ट का काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये एक्चुअल में युद्ध के क्षेत्र में, मतलब जहाँ पे, मतलब ये नजर रखे हुए थे कि सामने से एनिमी कितना आगे आ गया है, उनकी आर्मी कितनी आगे आ गई है, ये सब चीजें मतलब ये नजर पे रखे हुए थे। तो इस दौरान इनका ये एक्सपीरियंस हुआ जो इस स्टोरी में शेयर करेंगे। तो ये क्या थे, जर्नलिस्ट थे। तो देखो अभी समझाते हैं कि एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स सैट बाय द रोड, बाय द साइड ऑफ द रोड। एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, जिसके चश्मे हैं, चश्मे की चारों तरफ जो रिम होती है ना, वो आउटर जो लाइन होती है उसकी, वो लोहे की, मतलब सॉरी स्टील की है। तो स्टील की रिम, यानी चश्मे के चारों तरफ जो रिम है, जो कानों के पीछे लगता है, वो डंडियां प्लस उसका जो बाउंड्री होती है, वो रिम बोलते हैं उसको। तो वो स्टील की बनी हुई है। एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स, और उसके कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं, मतलब उसमें बहुत धूल छाई हुई है। अंदर क्या है, बहुत धूल छाई हुई है। सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, और वो व्यक्ति, वो ओल्ड मैन रोड के बगल में बैठा हुआ है। यानी कि एक स्टील रिम के चश्मे पहने हुए एक व्यक्ति, धूल भरी मतलब कपड़ों से भरा हुआ, कहाँ पे, एक रोड के बगल में बैठा हुआ है। देयर वॉज ए pontoon ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, ट्रक्स एंड मैन वुमेन चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। और एक नदी बह रही है, नदी के ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज कैसा है? पॉन्टून ब्रिज है। पॉन्टून ब्रिज कैसा होता है? पॉन्टून ब्रिज होता है फ्लोटिंग ब्रिज, यानी तैरता हुआ ब्रिज। अक्सर या तो टायर्स का या कोई तैरती हुई चीजों का लाइन बाय लाइन जमाया जाता है और उनके ऊपर फिर ब्रिज बनाया जाता है, तो उसे पॉन्टून ब्रिज कहते हैं, यानी तैरता हुआ ब्रिज। ऐसा कोई खंभों पे ऐसे नहीं बना होता, वो कोई तैरती हुई चीजों को पहले जमाया जाता है, ऐसे टायर जमा दिए, बहुत सारे टायर टायर टायर, बहुत बार मूवीज में देखा होगा ना आपने, वैसे। तो तो ये पॉन्टून ब्रिज, तैरता हुआ ब्रिज नदी के ऊपर बना रखा है। और जो कार्ट्स हैं, ट्रक्स हैं, यानी बैलगाड़ियां वगैरह, ऐसी गाड़ियां, ट्रक, आदमी, औरतें, चिल्ड्रन, ये सब उसको क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि दूसरी तरफ जा रहे हैं नदी को क्रॉस करते हुए। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels। और म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, जो ये गधे घोड़े जिन मतलब गाड़ियों को खींचते हैं, वो स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक। अब क्योंकि नदी के किनारे से जो ब्रिज जा रहा है, तो वहां पे थोड़ा चढ़ने में समस्या आ रही है, यानी नदी के ऊपर थोड़ा ब्रिज तीखा है, स्टीप है ना। तो क्या है कि इन गाड़ियों को चढ़ने में बड़ी समस्या आ रही है ब्रिज के ऊपर। तो सोल्जर्स उनकी मदद कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं उनको अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स, यानी कि जो पहिए होते हैं गाड़ियों के, पहियों के बीच में जो कांटे काट डंडियां लगी होती हैं चारों तरफ पहियों के अंदर, है ना, उनको पकड़ के वो धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं
उस बैलगाड़ी को या फिर बोल से गधा गाड़ी को या घोड़ा गाड़ी को, है ना, उसको धक्का देके चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सोल्जर्स मदद कर रहे हैं। The trucks ground up and away, heading out it all, and the peasants plodded along in the deep ankle dust. और जो ट्रक्स है ना वो भी काफी हद तक भरे हुए हैं, ग्राउंड अप मतलब पूरी तरह फिलअप हैं और खड़े हुए हैं, अवे हेडिंग आउट थोड़ा दूर खड़े हुए हैं, ठीक है। एंड द पीजेंट्स प्लॉडेड, और जो पीजेंट्स हैं यानी कि जो मजदूर वगैरह किसान वगैरह, वो धीरे धीरे प्लॉडेड मतलब पैदल चल रहे हैं इन द एंकल डीप डस्ट, यानी कि टखने पूरे डूबे हुए हैं, इतनी मिट्टी भरी हुई है, नदी के आसपास मिट्टी होती है तो वहां मिट्टी में वो पैदल चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, पर इस सब नजारों के बीच में देखा जाए तो जो वो ओल्ड मैन है वो वहीं पर बैठा हुआ है, वो हिल भी नहीं रहा है। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, वो बहुत थक चुका है आगे बढ़ने के लिए, यानी अब वो आगे उससे बढ़ा नहीं जा रहा है, वो बहुत थक चुका है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन राइटर ने दिया, वो क्या नजारा था उस वक्त वहां पे, राइटर भी वही है क्योंकि वही नैरेटर है, वही कहानी सुना रहा है। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हेड एडवांस। तो अब हेमिंगवे बोल रहे हैं कि मेरा जो काम था ना, इट वॉज माई बिजनेस, मेरा काम क्या था कि ब्रिज को क्रॉस करना एंड एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, और ब्रिज का जो दूसरा कोना है उसकी दूसरी पार दूर मुझे ये नजर रखनी है, वहां पर ये खोजना था कि फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हेड एडवांस, कि दुश्मन कितना आगे आगे आ गया, मुझे इसकी खबर लेनी थी, ठीक है। यानी ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड जाके मुझे दूर तक ये नजर रखनी थी कि एनिमी कितनी दूर आ गया है। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, मैंने वो देखा और लौट के वापस ब्रिज के ऊपर आ गया। देर वर नॉट सो मेनी कार्ट्स नाउ, अब बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं बची, बैलगाड़ियां जो भी हैं वो अब, या घोड़ा गाड़ी गधा गाड़ी जो भी गाड़ियां हैं ऐसी कार्ट्स वो अब बहुत ज्यादा बची भी नहीं है, सब क्रॉस कर गई हैं। एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और बहुत कम लोग पैदल चल रहे हैं अब, यानी सब क्रॉस कर चुके हैं। द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, परंतु जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अभी भी वहीं बैठा हुआ है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा तुम कहां से आए हो। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल्ड, उसने कहा मैं सैन कार्लोस से आया हूं, और वो मुस्कुराने लग गया। दैट वाज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट। अब यह जो सैन कार्लोस जगह है यह इसका पैतृक गांव था, इसका घर था, है ना। सो इट गेव हिम प्लेजर, इसलिए इसका नाम लेते हुए उसको खुशी महसूस हुई और वो स्माइल किया। फिर वो आगे बोलता है आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि मैं वहां पे जानवरों का ध्यान रख रहा था। ओह, आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने कहा ओह, राइटर ने बोला ओह, परंतु उसको समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या था, मैं जानवरों को ध्यान रख रहा था, मतलब पूरी बात समझ में नहीं आई उसको, ठीक है। तो राइटर ने कहा ओह यस, वो बूढ़ा आदमी बोला यस, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि मैं वहां पे रुका हुआ था, जानवरों का ध्यान रख रहा था। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, मैं वो आखिरी व्यक्ति था जिसने सैन कार्लोस को छोड़ा, मैं अंत समय तक जानवरों का ध्यान रख रहा था। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? अब राइटर बोल रहे हैं कि उसको देख के ऐसा लगता नहीं था, कि ऐसा नजर नहीं आ रहा था, डिड नॉट लुक लाइक कि वो कोई गडरिया हो, कोई शेपर्ड हो, ऐसा नजर नहीं आ रहा था, नॉर ए हर्ड्समैन, ना ही कोई जानवर चराने वाला नजर आ रहा था मुझे। आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स, मैंने उसके काले धूल भरे कपड़ों को देखा, एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और चेहरे से भरा हुआ उसका ग्रे रंग का चेहरा भी देखा, एंड स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और स्टील के बने उसके चश्मे देखे, एंड सैड, और मैंने कहा व्हाट एनिमल्स वर दे, कि कौन से जानवर थे वो जिनका तुम ध्यान रख रहे थे। वेरियस एनिमल्स, बहुत सारे थे उसने कहा, एंड शुक हिज हेड, यानी अलग अलग तरह के जानवर थे, और फिर उसने अपना सिर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, मतलब निराशा के भाव में उसने सिर हिलाया कि मुझे उनको छोड़ के आना पड़ा, मुझे उनको छोड़ के आना पड़ा। आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ द एब्रो डेल्टा एंड वंडरिंग हाउ लॉन्ग नाउ इट वुड बी बिफोर वी वुड सी द एनिमी। अब राइटर तो बिजी है दूसरी तरफ नजर रखने में, कि आई वाज वॉचिंग द ब्रिज, मैं लगातार ब्रिज को देख रहा हूँ, एंड अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ द एब्रो डेल्टा, और इस एब्रो डेल्टा वो नदी बह रही है, एब्रो नदी, उसका डेल्टा को देख रहा हूँ और नजर रखे हुआ हूँ इस इलाके पर, वंडरिंग, ये सोचते हुए कि हाउ लॉन्ग नाउ इट वुड बी बिफोर वी वुड सी द एनिमी, कि कितना लंबा समय और लगेगा जिससे पहले कि हमको एनिमी नजर आ जाएगा, मतलब कितने समय में हमको एनिमी और नजर आ जाएगा अब, जब तक वो मतलब उस पर नजर रखे हुए है। उसका मतलब एक तरफ से ओल्ड मैन से बातें भी कर रहा है, उसकी बातों पर भी ध्यान दे रहा है, पर पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा, मतलब जैसे बोला ना, ये बात पूरी समझ में नहीं आई, फिर अगला क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा कितने जानवर थे, और इधर देख रहा है कहां तक एनिमी पहुंचा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ऐसे मतलब उसी बात भी सुन रहा है, प्लस मेन काम जो उसका है उस पर भी ध्यान रखे हुए है, ठीक है। अब वो बोलता है कि हाँ,
and listening all the while for the first noises that would signal that every ever mysterious event called contact, and the old man still sat there. और प्लस मतलब नजर तो रखेगा था राइटर, दूसरी तरफ ब्रिज के दूसरी तरफ नजर तो उसकी थी, साथ में वो सुनने की कोशिश कर रहा था कि वो पहली आवाज है, फर्स्ट नॉइजेज, यानी कि दुश्मन के आने की जो फर्स्ट नॉइज होती है, जो सिग्नल होता है, वो सिग्नल वो पता लग जाए उस पर, उसको सुनने की कोशिश कर रहा है। दैट एवर मिस्टीरियस इवेंट कॉल्ड कॉन्टैक्ट, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट, कि पहली बार जब संपर्क होगा, पहली बार पता चलेगा कि हाँ दुश्मन के आने की खबर मिल गई है। परंतु ओल्ड मैन अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है। वॉट एनिमल्स वर दे आई आस्क्ड, तो फिर मैंने पूछा कि कौन से जानवर थे वो, बताओ। देयर वर 3 एनिमल्स टुगेदर, कि 3 जानवर थे, उसने एक्सप्लेन किया। देयर वर 2 गोट्स, 2 तो क्या थी, बकरियां थी। अ कैट, एक बिल्ली थी। एंड देन 4 पेयर्स ऑफ पिजन, और 4 जोड़े कबूतरों के थे। यानी 3 तरह के जानवर थे, 3 एनिमल्स नहीं, 3 टाइप ऑफ एनिमल्स थे, ठीक है। एंड यू हैड टू लीव देम आई आस्क्ड, और फिर मैंने पूछा अच्छा और फिर तुमको उन्हें छोड़ना पड़ा, तो यस, ओल्ड मैन ने कहा हाँ, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, गोलीबारी की वजह से, मुझे गोलाबारी शुरू हो गई थी, युद्ध शुरू हो गया, तो गोलाबारी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कैप्टन ने मुझसे कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे युद्ध स्टार्ट हो गया, गोलाबारी शुरू हो गई है। एंड यू हैव नो फैमिली आई आस्क्ड, और फिर मैंने पूछा क्या तुम्हारा कोई परिवार भी नहीं है। Watching the far end of the bridge over where a few last carts were hurrying down the slope of the bank, मैं ब्रिज की तरफ देखता हुआ, राइटर बोल रहा मैं ब्रिज की तरफ देखता हुआ, जहां पर दूसरी साइड अब कुछ बची हुई जो कार्ट्स हैं वो उतर रही हैं, उनको देखते हुए मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। तो उसने कहा नो, ही सेड, उसने कहा नहीं, ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड, कि केवल जानवर ही थे मेरे पास। तो जो मैंने बताया, द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, मुझे बड़ा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो बिल्ली है वो तो अपना ध्यान रख लेगी, वो तो ठीक होगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, एक बिल्ली अपना ध्यान रख सकती है, बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, परंतु मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि बाकियों का क्या होगा। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू आई आस्क्ड, फिर राइटर बोल रहे हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है, मतलब तुम किस पार्टी से संबंध रखते हो, ठीक है। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स ही सेड, उसने कहा कि मेरा कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूं, कहने का मतलब मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे कोई पॉलिटिकल थॉट भी नहीं है, कहने का मतलब ये। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 साल का हूं। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, मैं 12 किलोमीटर पैदल चल के आ चुका हूं। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, और मुझे लगता है कि अब मैं आगे नहीं जा सकता। दिस इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप आई सेड, तो मैंने उससे कहा कि ये कोई अच्छी जगह नहीं है रुकने के लिए। इफ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉर्क्स फॉर टॉर्टोसा, अगर तुम थोड़ा बहुत आगे चल पाओ तो सामने ब्रिज के दूसरी तरफ मतलब ट्रक्स खड़े हैं, वहां ट्रक्स खड़े हैं रोड पे, वेयर इट फॉर्क्स फॉर टॉर्टोसा, जो टॉर्टोसा जा रहे हैं। आई विल वेट ए वाइल ही सेड, तो उसने कहा मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, एंड देन आई विल गो, और फिर मैं जाऊंगा, एंड थोड़ी देर रेस्ट करके मैं जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, फिर उसने पूछा पर ट्रक्स जा कहाँ रहे हैं, तो टूवर्ड्स बार्सिलोना, यानी बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं। मैंने उससे कहा, राइटर ने उसे बताया कि बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं टोरटोसा में, ठीक है। बार्सिलोना स्पेन में एक फेमस जगह है, वहां की टीम भी खेलती है फुटबॉल में, बार्सिलोना। किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट हो तो, पहले लियोनेल मेसी बार्सिलोना से खेला करते थे, फेमस फुटबॉलर अर्जेंटीना के, ठीक है। तो वो बोले वो ट्रक्स बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं, मैंने उसको बताया। आई नो नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड, तो ओल्ड मैन ने कहा कि मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता, जहां ये ट्रक्स जा रहे हैं मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता, मेरा वहां कोई है ही नहीं। बट थैंक यू वेरी मच, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अगेन वेरी मच, आपका दोबारा से बहुत धन्यवाद। उसने राइटर को धन्यवाद कहा कि आपने मुझे बताया कि ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं और मुझे वहां जाना चाहिए, परंतु मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता, इसलिए आप जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, वह मेरी तरफ बिल्कुल ब्लैंकली यानी और टायर्डली, थका हुआ, एंड ब्लैंकली मतलब जिसके कोई अब थॉट्स नहीं बचे हैं, उसकी जीवन लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा हो, वैसे वो मेरी तरफ देखा। एंड देन सेड, और फिर उसने कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, कि मतलब जैसे अपनी वो चिंता किसी के साथ में शेयर करना चाहता हो उस तरीके से। द कैट विल बी ऑल राइट, कि बिल्ली तो ठीक होगी, आई एम श्योर, वो बात वही रिपीट कर रहा है कि बिल्ली तो ठीक होगी, मुझे पूरा विश्वास है। देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, कैट के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट द अदर्स, पर बाकियों का क्या। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, तुम्हें क्या लगता है बाकियों का क्या होगा, वो राइटर से पूछता है। व्हाई दे विल प्रोबब्ली कम थ्रू इट ऑल राइट, तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो सब ठीक होंगे। तो ओल्ड मैन बोलता है यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तो राइटर बोलता है व्हाई नॉट, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ड्स, वो बैंक किनारे की तरफ देखता हुआ कि वहां पे दूर किनारे पे अब कोई कार्ड्स नजर नहीं आ रही हैं, यानी सब गाड़ियां क्रॉस कर गई, कोई नजर नहीं आ रहा।
वहां देखते हुए बोलता है क्यों नहीं, मुझे तो लगता है सब ठीक होंगे जानवर। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। पर ओल्ड मैन ने पूछा कि वो गोलाबारी में क्या करेंगे जब मुझे ही बोल दिया गया कि आप यहाँ से निकलो, तो वो कैसे बच पाएंगे। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड। तो राइटर ने पूछा क्या तुमने कबूतरों का जो पिंजरा है वो खुला छोड़ दिया था। तो तो ओल्ड मैन बोलता है यस देन दे विल फ्लाई। तो राइटर ने बोला फिर तो वो उड़ गए होंगे। तो फिर ओल्ड मैन बोलता है यस सर्टेनली दे विल फ्लाई। हाँ बिल्कुल वो तो उड़ गए होंगे। बट द अदर्स और बाकी, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स ही सेड। फिर अब देखो उसको तसल्ली हो गई, यस सर्टेनली दे विल फ्लाई कि वो तो उड़ जाएंगे, पर बट द अदर्स और बाकी, पर इतने में खुद ही को दिलासा देता बोलता है इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स कि बाकी के बारे में सोचना ठीक नहीं है। उसने खुद नहीं कहा। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो। फिर राइटर बोलता है अगर तुमने आराम कर लिया हो तो मुझे भी जाना चाहिए। और आई आस्क्ड, और मैंने उससे मतलब रिक्वेस्ट भी किया कि गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, कि आप खड़ा होने की प्रयास करें और चलने की कोशिश करें, मतलब खड़े हुई और चलने की कोशिश करें। थैंक यू ही सेड, उसने कहा कि धन्यवाद। एंड गॉट टू हिज फीट, और अपने पैरों पे खड़ा हो गया। स्वेड फ्रॉम द साइड टू साइड, और थोड़ा कभी इधर से कभी इधर वो झूलता हुआ। देन सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट, और फिर दोबारा से वो मिट्टी में बैठ गया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स, मैं तो जानवरों का ही ध्यान रख रहा था। ही सेड डली, बड़ा ही मतलब नीरस भाव से उसने कहा, बट नो लॉन्गर टू मी, परंतु खुद मुझसे नहीं कहा वो। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, वो खुद से ही बातें कर रहा था कि मैं तो सिर्फ जानवरों का ही ध्यान रख रहा था। देयर वाज नथिंग टू डू अबाउट हिम। Yeah. It was Easter Sunday and the fascists were advancing towards the Ebro. It was a grey overcast day with the low ceilings, so their planes were not up. That and the fact that cats know how to look after themselves and was all the good luck that old man would ever have. अब there was nothing to do about him, कि अब उसके बारे में कुछ करने को था नहीं, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में था एक्चुअल में देखा जाए कि वो जाना भी नहीं चाहता था वहां से, और वो उसका मन उन जानवरों से हट भी नहीं रहा था। ये ईस्टर का संडे था, और जो फासिस्ट थे वो एब्रो डेल्टा की तरफ, मतलब दुश्मन थे जो फासिस्ट आर्मी, वो आगे बढ़ रहे थे। इट वॉज ग्रे ओवरकास्ट डे, और बादल छाए हुए आसमान में, लो सीलिंग, सो दे प्लेन्स वर नॉट अप। और साथ में क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि प्लेन्स भी उड़ नहीं सकते क्योंकि बादल छाए हुए आसमान में, और काफी नीचे हैं बादल। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स वाज द ऑल गुड लक दैट द ओल्ड मैन वुड एवर हैव। और केवल यह सच्चाई कि जहाँ मतलब बिल्लियां अपना ध्यान रख सकती है, वही एकमात्र गुड लक थी जो ओल्ड मैन जिसके बारे में तसल्ली कर सकता था, हाँ कि बिल्ली तो अपना ध्यान रख लेगी। कबूतर उड़ गए होंगे, अब गोट क्या करेगी। बेसिकली फिर भी बार बार उन जानवरों के बारे में सोच रहा है कि वो अपना ध्यान कैसे रखेंगे। स्टोरी खत्म हो गई है। स्टोरी सिर्फ इतनी है, ओल्ड मैन वहीं पर है, वो कहीं नहीं गया। बेसिकली हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं क्या हुआ होगा। वो ओल्ड मैन कहीं नहीं गया, वो तो खत्म हो गया होगा, डेथ हो गई उसकी इस तरह से। परंतु उसने अब जीवन जीने के बारे में अपना इंटरेस्ट खो दिया है। बेसिकली इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म आती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म होता क्या है, ऐसा होता है, ये ऐसा वो है, मतलब इस टर्म का जो मतलब है उसका ये है कि जब आपको लाइफ जीने में कोई इंटरेस्ट ना रहे और लाइफ आपके लिए एक वैसा हो जाए, कोई पर्पस लेस हो जाए, कोई उद्देश्य ना बचे। ओल्ड मैन की कंडीशन कुछ वैसी ही हो गई थी, वो एग्जिस्टेंशियल स्टेट में चला गया था। और राइटर ने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया था कि अब इसका और कुछ हो नहीं सकता है, वो अब आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है बेसिकली। और उसका ध्यान बार बार उन जानवरों की तरफ जा रहा था जो पीछे रह गए हैं, क्योंकि उसका सिर्फ ये कंसर्न था कि मैं तो सिर्फ जानवरों का ध्यान रख रहा था, मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, मेरे कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं थे, फिर मुझे मेरे घर से क्यों निकाला गया। और ये होता है, ये एक्चुअल में बहुत से ऐसे माइग्रेंट्स, बहुत से ऐसे जो लोग बेघर हो जाते हैं युद्ध की वजह से, उनका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है। कौन किससे लड़ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन गोली चला रहा है, कौन खा रहा है, उनको क्या लेना देना। पर फिर भी वो उनको अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, उनको अपना जीवन सब छोड़ना पड़ जाता है। या ओल्ड मैन के साथ में वही हुआ, तभी तो बार बार कंडीशन वो बोलता है कि बट आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ओनली, कि मैं तो केवल जानवरों का ध्यान रखा था, मुझे क्यों छोड़ना पड़ा मेरा घर। तो ये स्टोरी थी, बहुत प्यारी स्टोरी, बहुत सिंपल सी स्टोरी। और देखो आइसबर्ग थ्योरी का जो बात थी ना, वो यही है कि राइटर ने मिनिमल चीजें बताई, उसने एंड ओपन छोड़ दिया। आप सोच दो फिर क्या हुआ होगा ओल्ड मैन साथ में, ठीक है। उसने बेसिकली एक सिर्फ हिंट दिया कि स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है, हिंट दिया स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा है। आइडिया खुद लग गया कि आर्टिलरी हुई, और प्लस आर्टिलरी में वहां पे पूरा शहर खाली करवाया गया, सैन कार्लोस खाली हो गया, ओल्ड मैन को छोड़ के आना पड़ा वहां से, ठीक है। वो पूरे 12 किलोमीटर पैदल चलता चलता आया है, पर लगातार उसकी जो मानसिक स्थिति बनी हुई है वो अपने जानवरों की तरफ बना हुआ है, उसका ध्यान वही है कि उन जानवरों का क्या होगा। तो देखो ये है कि वो कम बात कही उसने, एक छोटी सी स्टोरी में उसने काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि ऐसे सीन में होता क्या है, आप इमेजिन ही कर सकते हो बेसिकली।
आप सोच सकते हो कि ओल्ड मैन का क्या हुआ होगा। आप सोच सकते हो कि जो बाकी लोग ब्रिज क्रॉस करके गए उनका क्या हुआ होगा। वो कहीं चले गए होंगे, किसी दूसरे शहर में चले गए होंगे, वहां पे हो सकता है कि वो टेंटों में रह रहे हों, उनकी लाइफ किस तरह की हो गई हो राम जाने, है ना। तो ये चीजें हैं, ये स्टोरी थी अपनी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।